ठीक है, तो आज यहाँ से देखते हैं। ये इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हमने देख लिए थे, 3 बैंक्स, IFCI 1948, ICICI 1955 एंड IDBI 1964। इसके आगे देखते हैं। अब ये ई किसान धन ऐप, ये पुरानी योजना है। ई किसान धन ऐप ये HDFC बैंक की तरफ से ले आया गया था, तो डोंट कंफ्यूज दिस। ये कोई सरकारी संस्था के द्वारा नहीं लाया गया है, HDFC ने ले आया था ई किसान धन ऐप। देन द फर्स्ट Indian bank to open its branch in Chinese mainland was SBI in 2006. ठीक है. Then the first Indian private bank to open branch in China was Axis Bank. First Indian private bank to open branch in China was Axis Bank in 2014. ठीक है, तो SBI को याद रखो, ये मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक के तौर पे याद रख सकते हैं। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन द मेन लैंड ऑफ चाइना, सो दैट वाज SBI. एंड फर्स्ट प्राइवेट इंडियन बैंक टू ओपन a bank branch in the mainland of China, so that was Axis Bank in the year 2014. इसके अलावा न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1993 में बना था, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 2020 और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2020, इन तीनों को मर्ज करके PNB बना दिया, या फिर PNB में इन तीनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, बना नहीं था बेसिकली। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को 1993 में शायद मर्ज किया था। फिर मोटी मोटी बात यह है कि PNB किन 3 बैंक से मर्ज होकर बना है, तो इस पे सवाल आ सकता है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। दैन बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये एक बॉडी बनाई गई थी 2016 में, हाई लेवल बॉडी है। ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है टू अपॉइंट द टॉप ऑफिशियल्स इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो मान लो जैसे SBI का कोई टॉप लेवल MD बनाना है या CEO बनाना है, तो दैट विल बी अपॉइंटेड बाय, और दैट विल रादर बी रिकमेंडेड बाय दिस बॉडी। ठीक है, और फाइनली कोई कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के रैंक तक का आदमी कोई जो होगा, IAS ऑफिसर, वो उसको अप्रूव कर देगा। ठीक है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो कब बना था? 2016 में बना था। इसके बाद फार्मर्स क्लब क्या है? फार्मर्स क्लब इज़ एन इनिशिएटिव बाय SBI प्लस नाबार्ड। ठीक है, SBI प्लस नाबार्ड टू एनहेंस फार्मर्स बार्गेनिंग पावर एंड आउटरीच ऑफ फार्मर्स टू रूरल मासेस। ठीक है, तो फार्मर्स क्लब, बस आपको याद रखना है कि an initiative by SBI and NABARD for the upliftment of farmers। तो फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए किया गया था SBI एंड नाबार्ड के जॉइंट एफर्ट से। देन ओनली SBI कम्स इन द टॉप 100 बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड at 55th position. Currently it is the largest commercial bank in India. SBI was incorporated on July 1st 1955. The government of India nationalized the Imperial Bank of India in 1955, with RBI taking 60% stake in SBI. At present there are 12 public sector banks in India। ये important है। दूसरी चीज़ ये important है कि SBI से पहले क्या था? Imperial Bank of India था, which got nationalized in 1955, और जब वो nationalize किया गया था तो RBI ने आके 60% शेयर्स खरीद लिए थे SBI के। ठीक है, RBI taking 60% stake in SBI, तो ये एक पॉइंट हो गया। दैन ICICI in India was started in 1955 at the World Bank's initiative। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव पे स्टार्ट किया गया था ICICI। दैन सम लेसन नोन फंक्शंस ऑफ द बैंक्स: परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स एंड एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टीज ऑफ विल्स। ये मतलब मेन आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हैं कि व्हाट आर सम एंसिलरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक और सम लेसर नोन फंक्शंस ऑफ अ बैंक। सो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ on behalf of the customers, purchase and sale of securities, and acting as executors and trustees of wills, right? Then April 15 1980 में क्या 6 कमर्शियल बैंक नेशनलाइज किए गए थे। इससे पहले ऑलरेडी 14 बैंक नेशनलाइज किए जा चुके थे। आई थिंक इंदिरा गांधी के रजीम में हुआ था, वो 1969 के आसपास शायद हुआ था। तो खैर, ये 1980 में दोबारा सेकेंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ था, जिसमें 6 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। और ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे, पॉपुलरली नोन एज गोरेवाला कमेटी, हैड रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ SBI बाय नेशनलाइजिंग द इंपीरियल बैंक। तो ये दोनों नाम इम्पॉर्टेंट है। ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज गोरेवाला कमेटी, so that had actually recommended the formation of SBI by nationalizing the Imperial Bank। जुलाई 1969 में 14 बैंक्स को फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन के तहत किया गया था नेशनलाइज, और फाइनली उसके बाद 1980 में 6 और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, और ये गोरेवाला कमेटी याद रखना। दैन द प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन targeted the expansion of bank branches in unbanked areas and also control on concentration of economic powers in the few hands।
Thus it can be said that nationalization promoted financial inclusion. ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स बेस्ड सवाल में बन लाया जा सकता है कि nationalization targeted the expansion of bank branches in unbanked areas. So yes, that is true. And control on the concentration of economic powers in a few hands. So that is also true. तो आपको दोनों ट्रू लगाना है बेसिकली ये, ठीक है. देन नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई कब हुआ? ये 1949 में जाके आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया था. एसबीआई का तो 1955 में हो गया था. देन एलआईसी का नेशनलाइजेशन 1956 में हुआ था. ठीक है, तो एसबीआई और एलआईसी, ठीक है. द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक्स ये 1969 में हुआ था. यहाँ पे केवल एक पॉइंट हमें थोड़ा सा कम याद था, दैट इज़ नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई. तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था. तो हालांकि अवध कमर्शियल बैंक इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट एलएलपी बैंक to be completely managed by Indians. It was founded in 1881 and operated until 1958 when it failed. So the first bank to be completely managed by Indians, what was the bank? Awadh Commercial Bank. Founded in 1881, Lord Ripon थे इस समय, and it continued its operation till 1958. However, Punjab National Bank is the first Swadeshi bank to be started in 1894 from Lahore, Pakistan, जो आज की डेट में भी चल रहा है. ठीक है, बस प्रॉब्लम यह है कि ये उस वक्त लाहौर से स्टार्ट किया गया था, जो कि आज इंडिया का हिस्सा नहीं है. इसीलिए फर्स्ट बैंक टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट एज इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट बाय इंडियंस. देन अवध कमर्शियल बैंक जाएगा 1881 टू 1958. पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो ये लाहौर में इस्टेब्लिश हुआ था 1894 में पाकिस्तान में, और आज भी ये चल रहा है. ठीक है, तो अवध कमर्शियल बैंक याद रखना है 1881 से 1958, द फर्स्ट बैंक टू बी कम्प्लीटली मैनेज्ड बाय इंडियंस. ठीक है. द नेगेटिव इन्फ्लेशन इज़ हर्टफुल टुवर्ड्स बिजनेस एंड स्टॉक्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा, as it would not give much return. During October 2009 to February 2010, there was negative inflation. It's one of the reason was that oil price came down heavily. तो बस ये याद रखना है कि नेगेटिव इन्फ्लेशन से क्या इम्पैक्ट होगा. तो बिज़नेस पे इम्पैक्ट होगा, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एंड शेयर्स वगैरह सब कुछ रिटर्न देगा ही नहीं. ठीक है, वुड नॉट गिव मच रिटर्न्स. एंड ड्यूरिंग October 2009 टू February 2010 देयर वाज नेगेटिव इन्फ्लेशन. ठीक है. इसके बाद डिमांड पुल है, व्हेन डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, तो उसको हम डिमांड पुल बोलते हैं. एंड कॉस्ट पुश है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सो हाई दैट द प्रोड्यूसर्स पास ऑन द हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन कस्टमर्स. ठीक है, तो ये दो प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश. तो डिमांड पुल कब होता है? जब द डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई. एंड कॉस्ट पुश कब होता है? जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ सो हाई दैट द प्रोड्यूसर्स पास ऑन द higher costs on to the end consumers. So that is cost push inflation. Then इसको रटने को बोल रहे हैं यहाँ पे. Cost push inflation is caused by decrease in aggregate supply, while decrease in aggregate supply curve takes place due to increase in wages. अच्छा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. Decrease in aggregate supply takes place due to increase in wages. Cost push inflation मैंने बताया कि when the producers pass on the higher cost of production. So cost push inflation is caused by decrease in aggregate supply. While decrease in aggregate supply takes place due to increase in wages. ठीक है, तो रोट लर्न लिखा है तो रोट लर्न कर लेते हैं. देखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है किसकी वजह से? डिक्रीज़ इन एग्रीगेट सप्लाई की वजह से. और डिक्रीज़ इन एग्रीगेट सप्लाई क्यों हो रहा है? इंक्रीज़ इन वेजेस की वजह से. ठीक है, यही रटना है. Then PPI क्या है? Producer Price Index. This is the average change in the prices of goods and services produced. Now there are two types. PPI input is the average change in the prices of goods as they enter the production process, while PPI output is the average change in the price of goods as they outgo from the production process. Again, then WPI is ये क्या होता है? Wholesale Price Index in India is released on monthly basis. Monthly basis पर release किया जाता है currently, and compared to WPI, the CPI industrial workers gives more weightage to food articles. ठीक है, तो अभी हम वेटेज देख लेंगे हालांकि किसमें क्या क्या है, बट अभी के लिए याद रखो कि WPI के मुकाबले CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स वाले इंडेक्स में more weightage is given to food articles. ठीक है. Now CPI measures the average change in prices of goods that end consumers buy, like food, medical care, education and electronics. There are 4 types of CPI released. CPI rural laborers, CPI industrial workers, जिसमें मैं बता रहा था कि
फूड आर्टिकल्स का वेटेज ज़्यादा है कंपेयर टू WPI. CPI agricultural laborers, these three are released by the Ministry of Labor, while CPI combined is released by NSSO under the Ministry of Statistics and Program Implementation. तो जो 3 प्रकार के CPI निकाल रहे हैं सच एज रूरल लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो ये तीनों तो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला जा रहा है, जबकि कंप्लीट CPI जो है CPI कंबाइंड ओवरऑल that is released by NSSO, ठीक है, National Statistical Survey Organization. Then 2014 में RBI adopted CPI as its key measure for measuring inflation. Also CPI IW has a base year of 2016 while other CPIs have 2012 as base year, ठीक है, तो ये भी एक important point है. और 2014 से RBI ने CPI को अपना लिया है for measuring and publishing the inflation data. तो CPI को मानक मान के चल रहे हैं RBI 2014 ऑनवर्ड से, ठीक है. तो ये हो गया. WPI भी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि CPI IW में फूड आर्टिकल्स का वेटेज ज़्यादा है कंपेयर टू WPI. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स दैट यूजेस 2011-12 वाला बेस ईयर एंड इट इज़ रिलीज्ड बाय DPIIT, ठीक है. ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मेरे ख्याल से होता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल, कुछ ऐसे ही है फुल फॉर्म इसका, ठीक है. तो WPI is released taking in mind the base year 2011-12 and that is released by DPIIT, Ministry of Commerce and Industries, जबकि CPI industrial workers, CPI rural laborers and agricultural laborers, these 3 indexes are released by Ministry of Labor keeping in mind the base year 2012 I think, right, whereas CPI combined is released by CPI combined is released by NSSO. एक चीज़ मैंने यहाँ गलत बता दी. CPI IW in particular this has a base year of 2016, ठीक है, तो ये याद रखना है. जबकि all the other CPIs, by which I mean CPI combined, CPI RL and CPI AL, all they have base year as 2011-12 याद रखो, ठीक है. Then headline inflation होता है, it means CPI combined, एंड वाइल कोर इन्फ्लेशन होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन घटा दोगे तो तुम्हें कोर इन्फ्लेशन मिल जाएगा, कोर इन्फ्लेशन. देन May 2016 में RBI Act 1934 वाज अमेंडेड, ये 2016 में अमेंड हुआ था, टू प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर इम्प्लीमेंटिंग फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क. तो ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क आया था, दैट की क्या टारगेट था कि मेरे ख्याल से 4 ± 2 इन्फ्लेशन रखने की बात टारगेट के तौर पे हुई थी RBI के द्वारा. सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क एंड अलाउिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेट इन्फ्लेशन टारगेट्स वंस इन एवरी 5 years इन कंसल्टेशन विद RBI. डिसइन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, जबकि डिफ्लेशन होता है परसिस्टेंट फॉल इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो डिसइन्फ्लेशन इज जस्ट अ मोमेंटरी projection, momentary analysis wherein the inflation rates reduced from the previous quarters, ऐसा कह सकते हो. तो जिस क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इन्फ्लेशन कम आया तो उस क्वार्टर में हम कहेंगे कि डिसइन्फ्लेशन हो गया. जबकि अगर ओवरऑल ट्रेंड देखोगे परसिस्टेंट फॉल इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो उसे हम डिफ्लेशन कहेंगे, ठीक है. डिफ्लेशन अकर्स व्हेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो ज़ीरो, मतलब नेगेटिव में चला जाता है, तब हम डिफ्लेशन बोलते हैं. जैसे अभी आज की डेट में 5% 6% चलता है इन्फ्लेशन, तो अगर किसी क्वार्टर में 6 से 5 गिर गया तो हम कहेंगे कि डिसइन्फ्लेशन हो गया. लेकिन अगर 5 से 4 3 2 1 फिर 0 फिर -1 -2 ऐसे हो गया तो फिर हम कहेंगे, और स्पेशली जब 0 से नीचे चला गया तब हम डिफ्लेशन कहेंगे. एंड प्राइसेस जनरली डिक्लाइन थ्रू आउट एन इकॉनमी. सो डिसइन्फ्लेशन इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, ठीक है, तो ये हो गया. देन द गवर्नमेंट फेसेस टफ टाइम tackling the bottleneck inflation which arises due to deficiencies existing in the economy such as supply bottleneck and inefficient distribution. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार को ध्यान देना चाहिए. सप्लाई बॉटलनेक एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स या रॉ मटेरियल्स, जिसके कारण फिर ये बॉटलनेक इन्फ्लेशन होता है, ठीक है. तो MCQ में ये पूछ सकता है कि बॉटलनेक इन्फ्लेशन किन 2 कारणों की वजह से होता है. तो एक सप्लाई बॉटलनेक है और एक इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है. दैन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ का ये DPIIT का मैंने बताया होलसेल प्राइस इंडेक्स. अब इसमें देखो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फ्यूल पावर, इस तरह से इनमें वेटेज रखा गया है.
मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फ्यूल एंड पावर, ठीक है। तो ये याद रखना, मैन्युफैक्चर्ड, प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फ्यूल एंड पावर। तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स में वेटेज है। द कॉम्पेंसेशन ऑफ वेजेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर रिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ CPI IW इंडेक्स released by Ministry of Labor with the base year 2016. Now, if there is 5% inflation in a particular week of a month in a year, it means that in comparison to the same week of the same month in previous year, the prices of goods have increased by 5%. Hence, to get a zero rate of inflation, the annual rate of inflation in every week of the year should be zero. ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया। मतलब if there is 5% inflation in a particular week of month in a year, it means that in comparison to same week of the same month in previous year, the prices of goods have increased by 5%. तो ज़ीरो कब होगा? जब जितना पिछले साल था उससे ऊपर बढ़े ही ना। इसका मतलब कि सभी हफ्तों में, सभी महीनों में ऑफ द नेक्स्ट ईयर ज़ीरो इन्फ्लेशन आए, 0%, ठीक है। देन ओनली बोरोवर्स बेनिफिट इन इन्फ्लेशन, बोरोवर्स बेनिफिट इन इन्फ्लेशन वाइल वेज अर्नर्स, बॉन्ड और सिक्योरिटी होल्डर्स लूज मनी और लेंडर्स लूज मनी। सो लेंडर्स ऑल्सो लूज मनी। तो यहाँ पे कौन किसका फ़ायदा हो रहा है? केवल बोरोवर्स का फ़ायदा हो रहा है। बोरोवर्स बेनिफिट, लेंडर्स लूज मनी। तो कोई स्टॉक, शेयर बाज़ार, बॉन्ड्स वगैरह होल्ड करके रखे हो तो दैट इज़ ऑल्सो तुम्हारे लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। वेज सैलरी अर्नर्स, उनके लिए भी अच्छी सिचुएशन नहीं है। ऑल्सो इन्फ्लेशन क्या क्या बेनिफिट करता है? इम्पोर्ट बेनिफिट करता है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बेनिफिट करता है, टैक्सेस बेनिफिट करता है, ठीक है। तो वाइल इन्फ्लेशन लीड्स टू डिक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स, इन्फ्लेशन लीड्स टू डिक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स, लेकिन इम्पोर्ट्स को फ़ायदा करता है, ठीक है, इम्पोर्ट्स को फ़ायदा करता है। और क्या क्या फ़ायदा करता है? एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस को भी फ़ायदा करता है। तो कौन कौन फ़ायदे में है? बोरोवर्स है, जबकि नुकसान में कौन है? स्टॉक्स, बॉन्ड होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स, सैलरी अर्नर्स एंड लेंडर्स। ये सभी लोग विल लूज़ मनी इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। दैन डिमांड पुल इन्फ्लेशन में भी कॉस्ट बाय द इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अभी मैंने ऊपर बताया था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है? डिक्रीज़ इन एग्रीगेट सप्लाई। और डिक्रीज़ इन एग्रीगेट सप्लाई क्यों होता है? इंक्रीज़ इन वेज। ये ऊपर देखो लिखा है ना, ये रोट लर्न दिस, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉस्ड बाय डिक्रीज़ इन एग्रीगेट सप्लाई एंड डिक्रीज़ इन एग्रीगेट सप्लाई इज कॉस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन वेजेस, ठीक है। और यहाँ लिखा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन में भी कॉस्ड बाय द इंक्रीज इन मनी सप्लाई व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई, राइज इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई, राइज इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब ये बता रहे हैं 3 सिचुएशंस जिससे आप मेजर समझ सकते हो कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। एक तो सिंपली इंक्रीज इन मनी सप्लाई हो जाए, या फिर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई हो जाए, या फिर राइज इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो जाए एंड इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाए। तो ये 4 सिम्टम्स हैं जिनको देख के आप समझ सकते हो। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है, राइज इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इट इंडिकेट्स टूवर्ड्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। ओके, सो रिज्यूमिंग, आई हैड टेकन अ ब्रेक, राइट। तो यहाँ तक कर लिया था कि मैंने बताया था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो लाइन मैंने रटी थी उसमें ये लिखा था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉस्ड बाय डिक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, डिक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई विच इज़ इन टर्न कॉस्ड बाय इंक्रीज इन द वेजेस। ये लाइन मैंने यहाँ लिखी थी, ठीक है। कहाँ गया? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉस्ड बाय द डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई वाइल डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टेक्स प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन वेजेस, ठीक है। अब वैसे ही मैं यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है, या व्हाट सिचुएशंस इंडिकेट टुवर्ड्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो उसमें एक पॉइंट मैंने ये नोट किया था, काफ़ी यूनिक सा था। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में इंक्रीज हो जाना, राइज इन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दैट इज़ इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। देन मूविंग ऑन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ ऑथराइज्ड टू इशू कॉइन्स। तो 4 मिंट्स हैं हमारे देश में, एक मुंबई में है, हैदराबाद में है, नोएडा में है और कोलकाता में है। कोलकाता में तो हो गई, और नोएडा में हमको ऑलरेडी पता है। बस 2 जगह याद रखनी है, मुंबई एंड हैदराबाद एज वेल। तो मुंबई में भी है, हैदराबाद में भी है, कोलकाता में भी है और नोएडा में भी है। इन इंडिया करेंसी नोट्स इशू
सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन मिनिमम रिज़र्व सिस्टम। मिनिमम रिज़र्व सिस्टम क्या होता है कि 400 करोड़ फॉरेन सिक्योरिटी वर्थ ऑफ मनी रखना है आपको। किसको रखना है? आरबीआई को रखना है अपने तिजोरी में, और 115 करोड़ मिनिमम गोल्ड रखना है। तो कुल मिला के 515 करोड़ मिनिमम रिज़र्व रखना था आरबीआई को। सो दैट वाज द सिचुएशन इन 1956। तो अभी ये थोड़ा बहुत बदल गया है। तो 1957 में आरबीआई एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था। एट नो पॉइंट द एग्रीगेट ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़ प्लस गोल्ड शुड बी लेस देन 200 करोड़। तो ये दोनों मिला के तो 515 करोड़ हो रहा है 1956 में। बाद में इसको एक अमेंडमेंट किया गया था 1957 में कि ये घट के 200 करोड़ से कम तो कभी नहीं होना चाहिए, जिसमें कि गोल्ड कॉम्पोनेंट होगा और फॉरेन सिक्योरिटीज़ कॉम्पोनेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है द एग्रीगेट ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़ एज वेल एज गोल्ड should not be less than 200 crores. ठीक है, so that was, this rule was added through the 1957 amendment of RBI Act, and इसमें क्या गया, मिनिमम रिज़र्व का एक बेसिकली कट ऑफ तय किया गया था। एंड एट नो पॉइंट द गोल्ड कॉम्पोनेंट शुड बी लेस देन 150 करोड़। सो मिनिमम गोल्ड टू बी ऑलवेज मेंटेन्ड इज़ 115 करोड़। मतलब ये फिगर आप रट लो, ये इतना मिनिमम गोल्ड तो रखना ही रखना है। मतलब 200 करोड़ टोटल रखना है, जिसमें कि 115 करोड़ तो गोल्ड होना ही चाहिए हमेशा मिनिमम रिज़र्व में आरबीआई के पास। सो दिस वाज एडेड थ्रू आरबीआई एक्ट अमेंडमेंट 1957। देन आरबीआई कैन प्रिंट अप टू डोमिनेशन ऑफ 10,000 रुपीज़ नोट्स। अभी मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हाउएवर इज़ ऑथराइज्ड टू इशू कॉइन्स। ठीक है, वेयर एज आरबीआई कैन प्रिंट करेंसी नोट्स अप टू डोमिनेशन ऑफ 10,000। नाउ द पेपर करेंसी सिस्टम वाज स्टार्टेड इन 1862 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पेपर करेंसी सिस्टम 1862 तो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी ना उस समय, तो उस वक्त पेपर करेंसी सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था। और डेसिमल कॉइनेज सिस्टम 1957 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये भी सवाल आ जाता है कई बार पीसीएस वगैरह में, डेसिमल कॉइनेज सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? 1957 में। पेपर करेंसी सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? 1862 में। आई थिंक दैट इज़ द सेम ईयर। इसके आसपास इनकम टैक्स एक्ट भी पास हुआ था, इनकम टैक्स एक्ट 1861। तो 1862 के ही साल में पेपर करेंसी सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था। इस तरह से याद रख सकते हैं। दैन मनी मल्टीप्लायर ये होता है ब्रॉड मनी डिवाइडेड बाय M3, सॉरी ब्रॉड मनी विच इज़ M3 डिवाइडेड बाय द रिजर्व मनी। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज़ ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी जितना भी, जैसे जो करेंसी, अभी टेबल आएगा, टेबल नहीं है यहाँ, तो 4 मिनट 48 सेकेंड्स। ठीक है, so money multiplier is broad money divided by reserve money. Money multiplier is equal to M3 divided by reserve money. मेरे ख्याल से reserve money को M0 बोलते हैं, तो M3 by M0 को money multiplier बोलते हैं। Now increase in banking habits increases the money multiplier, which increases in while increase in CRR and SLR decreases the money multiplier. ये तो सही बात है। The broad money और M3 is most accurate measure of money in economy. तो M3 क्या होता है? M3 बेसिकली इट इज़, एक सेकेंड, ब्रॉड मनी। M3 इज़ द मोस्ट एक्यूरेट measurement of money floating around in the economy, and M3 equals to M1 plus time deposits. M1 plus time deposits, where M1 is currency held with public plus demand deposits with commercial banks. ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि M1 is coins, currencies plus demand deposits held with banks, और इसी M1 में अगर हम लोग टाइम डिपॉजिट्स भी जोड़ देंगे, सो मोटा मोटा हमें सब कुछ मिल जाएगा। द एंटायर मनी दैट इज़ फ्लोटिंग अराउंड इन द इकोनॉमी, that is M3, which is also called as broad money, which gives the most accurate measure of the money in the entire economy. Now money multiplier is M3 divided by reserve money, that is M0. ठीक है, then demand deposits are more liquid than savings deposits. Demand deposits are more liquid than savings deposits, while time deposits are the least liquid. ये तो मुझे पता है, पर डिमांड और सेविंग में कन्फ्यूजन होता था, तो आज पता चल गया कि डिमांड डिपॉजिट्स दे आर द मोस्ट लिक्विड, फिर उसके बाद आता है सेविंग्स डिपॉजिट, और लास्ट में आता है टाइम डिपॉजिट। तो मैंने अभी M3 के बारे में बताया था कि M3 इज़ ब्रॉड मनी विच इज इंडिकेट्स द एंटायर मनी इन द इकोनॉमिक सिस्टम, एंड वेयर M0 इज़ द रिजर्व मनी, एंड M1 इज़ करेंसी हेल्ड विद पब्लिक प्लस टाइम डिपॉजिट्स हेल्ड विद द बैंक्स। तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, M1 इज़ करेंसी हेल्ड विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो M1 में जब टाइम डिपॉजिट्स भी जोड़ दोगे तो फिर M3 मिल जाता है, दैट इज़ ब्रॉड मनी। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है,
और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है M3/M0, दैट इज़ ब्रॉड मनी बाय रिजर्व मनी. एन इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट्स इंक्रीजेस द मनी मल्टीप्लायर, वेल इंक्रीज इन CRR, SLR वगैरह डिक्रीजेस द मनी मल्टीप्लायर. तो आई एम गोइंग टू टेल यू द फॉर्मूला वंस अगेन. द फॉर्मूला इज M3 इक्वल टू M1 प्लस टाइम्ड डिपॉजिट्स. ठीक है, M3 इक्वल टू M1 प्लस टाइम्ड डिपॉजिट्स. ठीक है, फिर M1 क्या होता है? M1 इज coins and currencies held with public plus the demand deposits held with commercial banks. ठीक है, that is M1. So now we know M3, M1, M0 money multiplier. Then demand, मैंने बताया demand deposits are more liquid than savings deposits and time deposits are least liquid, right? Then M3 और broad money, इसको हम CDTO नाम से रट लो. M3 में क्या क्या आ जाता है? कॉइन्स करेंसी विद पब्लिक आता है, देखो मैंने बता तो दिया ये, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, एंड बाद में हमने टाइम डिपॉजिट्स भी जोड़ दिया, एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विद RBI. तो कॉइन्स एंड करेंसीज, डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड विद कमर्शियल बैंक्स, टाइम डिपॉजिट्स हेल्ड विद कमर्शियल बैंक्स, एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स हेल्ड इन RBI. ठीक है, अदर डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विद RBI, CDTO. The most immediate benefit of UPI is mobile wallets will not be necessary for online payments. NPCI launched RuPay in 2012, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है. 2012 में RuPay आया था. देन प्री डीमोनेटाइजेशन कमिटी टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी, ये नीरज कुमार एक कमिटी बनी थी. ये डीमोनेटाइजेशन से पहले बनी थी, टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी. आफ्टर डीमोनेटाइजेशन कमिटी टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी वाज अंडर अमिताभ कांत, हु वाज आल्सो द CEO ऑफ नीति आयोग. तो दो लोग के नाम याद रखो, नीरज कुमार कमेटी प्री demonetization and Amitabh Kant committee post demonetization to promote cashless economy and study the prospects of cashless economy. फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? अगर हायर है तो बेटर है. ठीक है, हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज़ बेटर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइम्स इंटरेस्ट अर्नड रेशियो. ठीक है, तो इसके बाद है इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट सशक्त क्या है? प्रोजेक्ट सशक्त वॉज सजेस्टेड बाय सुनील मेहता कमिटी. द ऑब्जेक्टिव वॉज टू फास्ट ट्रैक द रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ द प्राइवेट, फॉरेन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफिस बैंक. ठीक है, फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस बैंक्स, बेसिकली सभी बैंक. तो ये कमिटी वाज हेडेड बाय सुनील मेहता. दैट इज़ द इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट विच वाज एनविसाज्ड इन द प्रोजेक्ट सशक्त. फिर S4A ये RBI की एक स्कीम थी, अभी तो बंद हो गई है. स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स टू ऑफर एडिक्वेट फाइनेंशियल restructuring of large corporates facing genuine difficulties. Under this scheme, a company's debt is bifurcated into two parts, sustainable as well as non-sustainable debts. तो वही लोन रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए लार्ज कॉर्पोरेट्स हु आर अनेबल टू रीपे देयर लोन्स ड्यू टू सम जेन्युइन डिफ़िकल्टीज़, उसके लिए RBI ने ये स्कीम निकाली थी, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स. फिर फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया ये हैदराबाद में बनाई गई थी, स्टार्ट किया गया था 1982 से. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इसका नाम था. तरुण भरत संघ ये NGO एक है राजस्थान में रूरल यूथ के लिए. देन UNO अडॉप्टेड डेफिनेशन ऑफ ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी इन 1995. तो ये नहीं पूछता है कोई, वर्ल्ड बैंक वाली डेफिनेशन पूछता है कि $1.90 पर डे, इतना अगर आप खर्च कर पा रहे हैं तो आप इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, वरना नहीं है. पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इनटेक. ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा पॉवर्टी वाला चैप्टर मतलब पोर्शन स्टार्ट हो गया है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं.